नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। कल 3 मई है। आपको याद होगा ये दिन राज ठाकरे के अल्टीमेटम का दिन है। कल औरंगाबाद में राज ठाकरे बरसे। अजान, लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा का मुद्दा जमकर गूंजा। इन सब पर आज हम बात करेंगे, लेकिन अजान और स्पीकर की लड़ाई अब बाबरी तक आ गई है। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा हिंदूवादी साबित करने की होड़ मची हुई है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला और सवाल पूछा, आप अपने आप को गद्दाधारी हिंदू कहते हैं, तो बाबरी जब गिराई गई थी तब आप कहां थे? प्रश्न या ठिकाणी विचारला। अरे म्हणाले मशिदीवरचे भोंगे काढायला सांगितलेत, हातभर फाटली आणि हे सांगतात आम्ही बाबरी मस्जिद पाडली। हे म्हणतात आम्ही बाबरी मस्जिद पाडली आणि मग सवाल विचारतात तो बाबरी ढाचा, मी तो त्याला मस्जिद मानत नाही, तो ढाचा होता। कोणी हिंदू कधी मस्जिद पाडू शकत नाही। तो ढाचा होता, पारतंत्र्याचा ढाचा होता, तो परकीय आक्रांत्याचा ढाचा होता। तो ढाचा पाडण्याचं काम अभिमानानं सांगतो आम्ही केलं। अरे तुम्ही विचारता, माझा तुम्हाला सवाल आहे, तुम्ही सांगा तो ढाचा पडला त्यावेळी तुम्ही कुठे होतात? मी या ठिकाणी अभिमानानं सांगतो, होय मी तो ढाचा पाडण्याकरता त्याच ठिकाणी होतो। फडणवीस लगातार हमलावर हैं। पहले से ही महाराष्ट्र में राज ठाकरे वर्सेस उद्धव ठाकरे की जंग चल रही है। आज राज ठाकरे ने एक और बयान जारी किया। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा, कल ईद का पर्व है, इसलिए मुस्लिमों को बाधा ना डाली जाए, उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अपने घर पर अक्षय तृतीया करें और 4 तारीख को क्या करना है इसकी सूचना भी वो ट्वीट करके देंगे। कल राज ठाकरे ने ताबड़तोड़ बयान दिए। राज ठाकरे ने उद्धव सरकार को घेरा, शिवसेना पर हमला बोला और कट्टर हिंदुत्व की छवि पेश करने की कोशिश की। इस मामले में उनके बयान की टेप अब पुलिस सुन रही है। आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इसमें पुलिस के बड़े अफसर भी शामिल थे। माना जा रहा है कि अगर राज ठाकरे के टेप में आपत्तिजनक चीजें मिलती हैं तो उद्धव ठाकरे सरकार एक्शन ले सकती है। देशद्रोह तक के भी मुकदमे चल सकते हैं। आपने तो देखा ही उसकी एक बानगी कुछ दिन पहले। हमने आपको शुरू में यह कहा था कि राज ठाकरे ने 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया है। कल जब राज ठाकरे औरंगाबाद में गरज रहे थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया। राज ठाकरे ने अपने समर्थकों से कहा है कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर ना हटाए गए तो 4 मई से दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा बजाएं। लाउड स्पीकर हा सामाजिक विषय, हा धार्मिक विषय नव्हे। आणि लाउड स्पीकर या विषयाला जर समजा तुम्ही धार्मिक वळण देणार असाल तर त्याचं उत्तर आम्हाला धर्मानेच द्यावं लागेल, एवढं पण तुम्ही लक्षात ठेवावं। आमची इच्छा नसताना आम्हाला टोकाची भूमिका घ्यायला लावू नका। महाराष्ट्रामधली शांतता आम्हाला बिघडवायची नाही, इच्छाही नाही, गरजही नाही। परंतु जर समजा उत्तर प्रदेशमध्ये जर समजा लाऊडस्पीकर जर उतरवले जाऊ शकतात तर माझ्या महाराष्ट्रात का नाही उतरवले जाऊ शकत? तमाम हिंदू बांधवांना, भगिनींना माझी विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे, जिथे जिथे यांचे लाऊडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। रस्त्यावरती येऊन तुम्ही नमाज पढताय, कोणी अधिकार दिले तुम्हाला? चाहे सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर सवाल हो या फिर सवाल लाउड स्पीकर को लेकर है, सवाल यह भी कि क्या राज ठाकरे अपने औरंगाबाद वाले भाषण की वजह से गिरफ्तार हो जाएंगे? महाराष्ट्र में अजान और लाउड स्पीकर की लड़ाई बाबरी तक कैसे आई और कौन है महाराष्ट्र में सबसे बड़ा हिंदूवादी, इस पर चर्चा हम शुरू करते हैं। मुकाबला में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए शहजाद पूनावाला हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। स्वागत है शहजाद आपका। इंतखाब फारूकी शिवसेना का पक्ष रखेंगे, स्वागत है इंतखाब जी आपका भी। और ब्रिजमोहन श्रीवास्तव एनसीपी प्रवक्ता अतुल लॉन्डे पाटिल कांग्रेस की ओर से पक्ष रखेंगे और एमएनएफ की ओर से अखिल चित्रे हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। शहजाद, क्योंकि लड़ाई शिवसेना और एमएनएफ के बीच की है, बड़ा हिंदूवादी चेहरा कौन है, इसे लेकर एक जंग से मानो लगता है कि महाराष्ट्र में छिड़ गई हो, लेकिन ये लड़ाई बाबरी तक कैसे आ गई? मीनाक्षी जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे हर
हिंदुस्तानी के लिए शेर है हिंदुत्व के, थे और हमेशा रहेंगे। परंतु ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज उन्हीं के सुपुत्र अपने ही पिता के विवेक पर सवाल उठाते हैं और ये कहते हैं कि उन्हें बेवकूफ़ बनाने की क्षमता किसी में थी। मैं इस बात से पूरी तरह से जो है नकारता हूं और मैं पूछना चाहता हूं उद्धव जी से बहुत शालीन तरीके से, आज आप उन लोगों के साथ सत्ता में आ चुके हो जो हिंदुत्व को आईसिस और बोको हराम के साथ तुलना करते हैं। किसने धोखा दिया बाला साहेब ठाकरे जी को? आज आप उन लोगों के साथ सत्ता में हो जो सावरकर जी को गाली देते, कायर और डरपोक कहते। किसने धोखा दिया बाला साहेब ठाकरे जी को? और आज आप उन लोगों के साथ सत्ता में हो जो कहते हैं राम जी का अस्तित्व नहीं है, राम मंदिर को 70 साल लटकाया अटकाया भटकाया, राम सेतु को तोड़ने की साजिश की, और आज कहते हैं कि आप राम जन्मभूमि अभियान में शामिल थे। अरे छोड़िए जनाब, कल्याण सिंह जी ने किस प्रकार से, परम पूज्य कल्याण सिंह जी ने कहा था और किस प्रकार से उन्होंने अपने सरकार का त्याग दिया था और कहा था कि 100 सरकारें त्यागनी पड़े तो मैं तैयार हूं इस त्याग के लिए। ये हमारे लिए राष्ट्रीय शर्म नहीं, ये राष्ट्रीय गर्व का मकसद है कि जो बाबरी ढांचा गिरा। मैं आज चुनौती देता हूं, ये इंतखाब मियां बैठे हैं यहां पर, इंतखाब मियां बताइए बाबरी ढांचा गिरना आपके लिए राष्ट्रीय गर्व का विषय है, हाँ या ना? और दूसरी बात, अगर ये आपके लिए राष्ट्रीय गर्व का विषय है तो आपके जो साथ में जिनके साथ निकाह फरमा रहे हैं ये प्रवक्ता एनसीपी के, ये बता दे कि अगर इनके लिए राष्ट्रीय गर्व का विषय है तो क्या आपके लिए भी राष्ट्रीय गर्व का विषय है? फिर बात करेंगे बाबरी को किसने गिराया। आपसे तो एक भोंगा नहीं उतर पा रहा है मस्जिद से। हनुमान चालीसा पर सेडिशन का केस लगा देते हो, पर वो मतीन शेखानी पर सेडिशन नहीं डाल पाते हो, नवाब मलिक को अपनी सरकार से नहीं निकाल पाते हो, और एक भोंगा आपने निकाला हो तो मुझे मस्जिद का नाम बता दो जहां से आपने अवैध भोंगा निकाला हो। पहले बताइए कि बाबरी का गिरना आपके लिए राष्ट्रीय गर्व का विषय, राष्ट्रीय शर्म का विषय। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, बाबरी का गिरना आपके लिए राष्ट्रीय शर्म का विषय है या राष्ट्रीय गर्व का विषय? इतना जवाब दे दो। ठीक, फारूकी जी सब अपनी अपनी बारी पर बोलेंगे, ऐसी चर्चा अच्छी लगती है। तमाम सवाल आपने सुन लिए। मेरा एक ही सवाल है, हाँ। राष्ट्रीय गर्व का विषय है बाबरी का गिरना, हाँ या ना? ठीक फारूकी जी, आप अगर रिस्पॉन्ड करना चाहें। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि ठीक है, जो बात इन्होंने अभी रखी है, जिस तरीके से इन्होंने ये बताया, कभी ये कांग्रेस में रहते हैं, कभी ये भाजपा में जाते हैं। मेरा छोड़ दो, फारूकी शिवसेना के लिए बाबरी का गिरना राष्ट्रीय गर्व का विषय है या राष्ट्रीय शर्म का विषय है? ये बाला साहेब ठाकरे जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, बोलिए। इनको मैं सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आप कुछ सवाल छोड़िए, जवाब दीजिए। आप इस तरीके से क्या अपना धर्म भी बदल लोगे? नहीं, आप मुझे ये बताइए। नहीं, धर्म बदलने की बात कहां से आ गई? ऐसे प्रवक्ता आ रहे हैं आजकल शिवसेना के। अरे क्या बात करते हैं आप? ये ऐसे प्रवक्ता आ रहे हैं, बाला साहेब ठाकरे देख रहे होंगे तो सिर पे माथे पर हाथ रख रहे होंगे कि कौन आ गया इनका प्रवक्ता। फारूकी जी, धर्म परिवर्तन की तो कोई बात ही नहीं हुई, आप कहां से धर्म परिवर्तन लेकर आ गए? पहले तो बाबरी को लेकर जो शहजाद ने सवाल पूछा, आप उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहें, ये आपकी इच्छा, आप इसमें जवाब दें या ना दें। लेकिन ये जो इस वक्त महाराष्ट्र में ये लड़ाई चल रही है, ये बात तो सही है, लाउड स्पीकर को उतारना आपके लिए कोई बहुत कठिन काम तो नहीं है। आपकी सरकार है, आपका शासन है, प्रशासन है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, उसका आदेश का पालन हम सब करते हैं, हम सब सम्मान करते लॉ एंड ऑर्डर का, और हम सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान करते जो निर्णय है। 10 से 6 बजे तक का जो टाइमिंग है उसका हम सब उस फैसले के हिसाब से हम सब चलना चाह रहे हैं और चल रहे हैं। उसके बीच में अगर कोई बोले कि भैया अभी उतार दो, दोपहर में भी नहीं होना चाहिए, शाम को भी नमाज में नहीं होना चाहिए, कुछ तो गलत हो रहा होगा ना। आप क्या ये कहना चाह रहे राज ठाकरे झूठ बोल रहे हैं? इतनी 3 रैलियां कर दी उन्होंने, झूठ बोल रहे हैं वो? नहीं, देखिए, सवाल यही है ना, राज ठाकरे जी का जो रैली वो निकाल रहे हैं, लाउड स्पीकर के लिए ही कर रहे हैं ना वो, कि लाउड स्पीकर को निकाल देना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, उसको उतार दो मस्जिदों से। लेकिन मेरा सवाल ये है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 10 से लेके सुबह 6 बजे तक में कोई भी लाउड स्पीकर नहीं बजेगा, चाहे वो कोई भी धर्मस्थल हो, ठीक है ना? तो उसके अलावा उसके आगे हम क्यों जा रहे कि भैया लाउड स्पीकर निकाल दो मस्जिदों से, उसको हटा दो? ये कौन सी बात हो गई? इससे आगे तो कोई जा ही नहीं रहा है। अगर 10 डेसिबल पर अजान दी जाएगी तो कोई मसला ही नहीं खड़ा होगा। एक मिनट के साथ इस पे रिस्पॉन्ड पूरा कर लेने दें। फारूकी जी, मसला यही तो है ना, कहीं तो कोई नियम का उल्लंघन हो रहा है, तभी तो ये सारा मसला खड़ा हुआ, वरना खड़ा ही नहीं होता ये मसला। देखिए, जहां पर वॉल्यूम की बात थी, वॉल्यूम को भी रिड्यूस कर दिया गया है। महाराष्ट्र में कई मस्जिदों में, मुंबई की मस्जिदों में वॉल्यूम को रिड्यूस किया गया है। ऐसा नहीं कि वॉल्यूम वैसे ही है पहले की तरह, तो उसको रिड्यूस करके प्रॉपर तरीके से जो है अभी लाइन लेवल को किया गया। ऐसा नहीं है कि हम किसी को परेशान करना चाह रहे हैं, किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हर किसी का रिस्पेक्ट किया जाता है, और जो कोर्ट का आदेश आया हुआ है कि 10 से 6 बजे तक का जो है उसका हम पालन कर रहे हैं।
अभी आप बोलेंगे कि लाउड स्पीकर निकाल के ही फेंक दो, तो क्यों आखिर ऐसा? मीनाक्षी अभी कल जी। मंदिरों में भी अगर आरती होनी है, क्योंकि कहीं वैसे गुरुद्वारे भी में कहीं पर 3 कुछ versus ये होना 1 है, तो हम नहीं चाहते कि उनको भी बंद कराया जाए। ठीक। हम चाहते हैं सब धर्म की रिस्पेक्ट होनी तो चाहिए। ये कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर उतारना ही क्यों जब तय डेसिबल में बज सकता है तो? मीनाक्षी जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 10 से लेकर 6 बजे तक कोई भोंगा बज नहीं सकता और 5 बजे की अजान सुबह होती है, वो अवैध है। और मैं इसलिए इनसे पूछ रहा हूं कि 5 मस्जिदों के नाम बताओ जहां पे हनुमान चालीसा पर तो कार्रवाई कर दी, सेडिशन लगा दिया। 5 मस्जिदों के नाम बताओ मुंबई में जहां पर तुमने कार्रवाई की हो। और आज मुझे शर्म आती है कि शिवसेना का प्रवक्ता जो कहते हैं कि हम बाबरी ढांचे को गिराने के पीछे थे, ये नहीं बता पा रहे कि ये राष्ट्रीय गर्व का मुद्दा है या राष्ट्रीय शर्म का मुद्दा है उनके लिए कि बाबरी का गिरना। ये इस सवाल से बच रहे हैं। और 5 मस्जिदों के नाम बता दो जहां पर तुमने भोंगे उतारे। पूरे मुसलमानों ने, हम सब ने मिलकर ये निर्णय लिया कि किसी को दंगा नहीं चाहिए। सब चाहते कि अयोध्या का इतने सवाल का जवाब दिया करो फारूकी। तो सब उसको फारूकी सवाल का जवाब दो। कौन से 5 मस्जिद है? जैसे हनुमान चालीसा पर केस किया तुमने, 5 मस्जिद बताओ जहां पर भोंगे उतारे तुमने। बाद में बाबरी उतारेंगे, भोंगे उतारने की हैसियत नहीं है तुम्हारी। बाबरी कहां भोंगे उतारने की हैसियत नहीं है। चलिए, ये लश्कर ए सोनिया, लश्कर ए सोनिया। ठीक है, 3 और मेहमान हमारे साथ हैं। शहजाद, हमें उनके पास भी जाना है। बिना वजह के आप उस बात को बताएंगे? आप बोलिए ना, बाबरी गिरना राष्ट्रीय गर्व का विषय है या राष्ट्रीय शर्म का विषय है? राष्ट्रीय गर्व का विषय, राष्ट्रीय शर्म का विषय। आप जाके बाला साहेब के स्पीच सुन लेते, कम से कम इस डिबेट में आने से पहले स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के स्पीच सुन लेते। कहां हिंदुत्व का शेर और कहां ये सेकुलरिज्म की भीगी बिल्ली, कहां सेकुलरिज्म की भीगी बिल्ली और कहां वो हिंदुत्व का शेर। ठीक है, ठीक है, कैसे दिन आ गए? ठीक है, ठीक है। मैं ये समझती हूँ कि जिस तरीके से बाला साहेब ठाकरे बोलते थे वैसे इंतखाब फारूकी नहीं बोल सकते। सरकार चलाने की भी अपनी मजबूरियां होती हैं। ठीक है, चित्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिल, चित्रे जी, हम सुबह से ये खबर देख रहे हैं कि जब से राज ठाकरे ने अपनी औरंगाबाद रैली की और उसके बाद से फिर पुलिस भी बड़ी सजग है और सतर्क है। पूरे भाषण को वर्ड बाय वर्ड सुना जा रहा है और अगर कुछ भी आपत्तिजनक पाया गया, जिससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ता है, जिससे ताना बाना कहीं टूटता है समाज का, तो फिर जेल जाने की नौबत तक आ सकती है। ये बात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लिए, सन्माननीय राज साहब ठाकरे के लिए और महाराष्ट्र सैनिक जो कार्यकर्ता है मनसे के, उनके लिए कोई नई बात नहीं। सरकारें पिछले 16 साल में, जब से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना हुई है, सरकारें बदलती रही है, चीफ मिनिस्टर बदलते रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की एक आधी जब सभा होती है तो उसको परमिशन देना है कि नहीं देना है, उनपे नियम क्या लगाने हैं, राज साहब ठाकरे ने स्पीच में क्या बोला, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई पुलिस करेगी, ये सब हम सुनते आ रहे हैं इतने सालों से। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ये कोई भी चीज को उसका कार्यकर्ता या सन्माननीय राज साहब ठाकरे डरता नहीं है। जहां तक रहा सवाल जो औरंगाबाद में सन्माननीय राज साहब ठाकरे ने कहा, मैं फिर से वो दोहराता हूं कि ये जो भोंगे का विषय है ये धार्मिक विषय नहीं है, तो ये एक सामाजिक विषय है। ये सन्माननीय राज साहब ठाकरे ने उनके तीनों रैली में कहा है। लेकिन ये जो सत्ताधारी अभी बैठे हैं, जो सेक्युलरिज्म का भोंगा बजाते रहते हैं सुबह शाम, इन्होंने ही महाराष्ट्र में, देश में सेक्युलरिज्म के नाम पर जातीयवाद फैलाया है, धार्मिक तेढ़ फैलाया है। इसका इतिहास, इसके इतिहास में आप अगर पढ़ोगे तो आपको उसके बहुत सारे दाखले भी मिल जाएंगे। और ये आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ऊपर आरोप लगा रहे हैं धार्मिक तेढ़ निर्माण करने नहीं, ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, क्या ये कांग्रेस पार्टी पर है या एनसीपी पर है? कांग्रेस एनसीपी दोनों पर है। ठीक है, अतुल जी चलिए आप अपना जवाब रखिएगा, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर, नवनीत राणा की जमानत पर अब 4 मई को फैसला आएगा। यानी आज 2 तारीख है। आज ये फैसला 2:45 तक आना था, लेकिन फिर इसे टाल दिया गया। इसे 5 बजे तक का समय दिया गया। अब ये फिर टल गई है। अब जमानत पर जो रिहाई पर होगी फैसला, रिहाई की तरफ ये फैसला जाएगा या उन्हें जेल में ही अपना समय और आगे काटना होगा, इस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 4 मई को इस पर फैसला सुनाया जाएगा, यानी कुछ दिन और। आज 2 तारीख है, कल 3 तारीख का दिन और फिर 4 तारीख को ये फैसला सुनाया जाएगा। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा एक एमपी हैं, एक एमएलए हैं, और ये सोचिए इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया और जमानत पर आज फैसला आना था
सुनवाई शनिवार को ही पूरी हो चुकी है। राजेश, हमारे सहयोगी इस वक्त सेशंस कोर्ट के बाहर से जुड़े हुए हैं। राजेश, अब ये फैसला तो शनिवार को भी आ सकता था, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया। आज आ सकता था 2:45 से मीनाक्षी में सीधे रिजवान मर्चेंट जो नवनीत राणा के वकील हैं उनसे मीडिया से मुखातिब हैं। सर क्या हुआ आज? क्या हुआ? ऑर्डर आना था, क्या हुआ? सर क्या हुआ? सर हिंदी में बताइएगा, बेल का ऑर्डर आना था, क्या हुआ? लाइव जा रहे हैं। कोर्ट जो है वो दूसरे मैटर्स के अंदर बहुत बिजी थी, उसके बावजूद थोड़ा बहुत वक्त निकाल के कोर्ट ने ऑर्डर के डिक्टेशन जो है वो चालू कर चुकी है, लेकिन शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो सका। और साहब ने रिक्वेस्ट किया कि मैटर को अब जो है मंडे, कल तो छुट्टी है, 4 तारीख को सुबह को रखें 11 बजे, तब तक उम्मीद है कि ऑर्डर आ जाना चाहिए। सर 4 तारीख को ऑर्डर है कि 4 तारीख को ऑर्डर डिक्टेशन होकर ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद है, और इट शुड बी रिलीज बाय 4th। फर्स्ट हाफ में ही ऑर्डर आएगा सर 4 तारीख को, सेकंड हाफ में? जी फर्स्ट हाफ में। दूसरे मैटर्स में बहुत बिजी था क्या? नागेशपुर का मैटर है, वो मुझे पता नहीं, आई डोंट नो। थैंक यू सर मराठी। तो आपने अभी सुना रिजवान मर्चेंट जो कि नवनीत राणा, रवि राणा के वकील हैं, उन्होंने कहा कि ऑर्डर का डिक्टेशन अभी पूरा नहीं हुआ, और ऑर्डर का डिक्टेशन पूरा ना होने की वजह से अब कल ईद है, कल कोर्ट की छुट्टी रहेगी, तो फिर 4 तारीख को फर्स्ट हाफ में ऑर्डर का डिक्टेशन किया जाएगा, और फिर कहीं जाकर ये उम्मीद जताई जा रही है कि 4 मई को फैसला सुना दिया जाएगा। अनदर एक्सटेंशन, अतुल जी, कानूनी प्रक्रिया थोड़ी धीरे तो होती है, लेकिन इतनी धीरे शनिवार से लेकर सोमवार से लेकर मंगलवार, और फिर अब बुधवार 4 मई को फैसला आएगा। नहीं, अभी ये तो न्यायालय बता सकता है कि क्या प्रक्रिया में क्या तकलीफ है, लेकिन मैं तड़ीपार सेना के जो है यहाँ पर उनको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सुन लीजिए अडवाणी जी क्या कह रहे हैं। While you were sitting there, did you feel that this is a terrible mistake? No, not the movement. No, the demolition. Yes, it's a terrible mistake, no doubt about it. In fact, I first asked Uma to go and pull them down and tell them not to do it. Then when she came back and she told me that there are ऐसे एक बाला साहेब ठाकरे जी का भी इंटरव्यू हमारे पास है, आप चाहें मैं एक सुना सकता हूँ? नहीं, एक सेकंड अरे सुन लीजिए ना, सोनिया सेना ओरिजिनल, मैं वो सुना देती हूँ जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें गर्व है, एक सेकंड में हमें गर्व है कि बाबरी मस्जिद ढहाई गई। नहीं, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक चीज सुनाना चाहता हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये भी सुन लीजिए। आपका कनेक्शन चला गया था अतुल जी। ये डिबेट नहीं होता। नहीं सुन लीजिए। स्टूडियो में बैठ के हर चीज को, हर डिबेट में बीच में मुंह मारना ठीक नहीं है। हमारी बात पूरी होने दो। चलिए आप पूरी कर दीजिए, उसके बाद में अतुल जी मैं मेरी बात आप सुनिए ना अतुल जी, मैं उसके बाद में बोलूंगा। ऐसा ही एक बाला साहेब ठाकरे जी का भी बड़ा अच्छा इंटरव्यू है, और वो चाहे तो वो मैं आपको क्लिप सुना सकती हूँ। वो इंतखाब फारूकी जी के लिए भी बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको लाइन एंड लेंथ पता चल जाएगी कि बाला साहेब ठाकरे ने बाबरी विध्वंस पर क्या बोला था। बहरहाल आप मौजूदा विषय पर बोलें। हाँ, तो ऐसा है कि 3000 से ज्यादा मस्जिद के भोंगे जो है उसको चेक किया गया, इंस्पेक्शन किया गया है, परमिशन इनके लिए बोला गया है, सब कुछ किया है। सिर्फ यहाँ पर तड़ीपार सेना नहीं होने की वजह से दादागिरी करके किसी को हम डराते नहीं है और धमकाते नहीं है, तो ये तड़ीपार सेना अच्छे से जानती है। अब ये जो तड़ीपार सेना जो है, ये मुझे बताएं कि जो हिंदू राष्ट्र है, वो हिंदू राष्ट्र में हमारे जो शहजाद भाई है, हमारे पुणे से ही है, हमारे पुराने भाई है, अभी नए बन गए हैं। जैसा पाकिस्तान नया बना तो ज्यादा उसमें दुश्मनी आ गई, तो वैसे शहजाद भाई का भी है। तो वो बताए कि हिंदू राष्ट्र में जो बहुजन वर्ग है उसका क्या स्थान है, मनुस्मृति लगानी है उनको कॉन्स्टिट्यूशन हटा के, तो उसका क्या स्थान है। और बातें अगर आप निकालोगे तो मैं ये भी बताऊंगा, ऑर्गेनाइजर में इस कॉन्स्टिट्यूशन को ब्लैक डे करके मनाया गया था, जो मुखपत्र है आरएसएस का, और जो तिरंगा है उसे अशुभ कहा गया था। और जो राज ठाकरे उन्होंने अभी 29 फरवरी 2018 में इनको लफंगा कहा था, वो योगी जी को, और आज वो अलग कह रहे हैं। तो ये राजनीतिक इस्तेमाल जो है धर्म का, वो सीधे सीधे हो रहा है। इससे लोगों से इसका कोई सरोकार नहीं है, लोगों के भलाई से कोई सरोकार नहीं है, महंगाई की बात करने की धमक नहीं है, बेरोजगारी जो बेताशा बढ़ रही है उस पर राष्ट्रीय गर्व करने वाली बात है।
80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे लाके रखा है। ये राष्ट्रीय गर्व की बात है। इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था देश की, वो धस रही है पूरी। 90% डेट टू जीडीपी रेशो हो गया है। वो ये राष्ट्रीय गर्व की बात है। इन्हें जो है अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए धर्म के नाम पे धर्मांधता फैलानी है। और जो हिंदुत्व की जो बात करते हैं ना, तो अच्छे से जानता हूं मैं। बंच ऑफ थॉट मैंने अच्छे से पढ़ा है। वी एन अवर नेशन डिफाइन अच्छे से पढ़ा है। और इन्होंने क्या क्या कहा है और किस तरह से ये लेके जा रहे हैं उस तरफ, ये भी मैंने पढ़ा है। जिसकी हिमायत ये कर रहे हैं। नहीं, अतुल जी, आपने देखिए बंच ऑफ थॉट्स का जिक्र किया। अभी यहाँ शहजाद जो है फिर जिक्र करेंगे कि सोनिया गांधी ने क्या बोला था, कपिल सिब्बल ने किसका केस लड़ा था और फिर क्या क्या हुआ था। नहीं, ये सारे महिलाओं का सम्मान करना जानते ही नहीं है। ये महिलाओं का सम्मान करना जानते नहीं है। इन्होंने अब सुन लो ना लोंदे जी, अरे लोंदे पाटिल जी, अरे पाटिल जी सुन लीजिए, आप तो नए नए निकाह फरमाए हो इनके साथ। अब सुन लीजिए, ये तलाक भी बहुत जल्द हो सकता है। अब सुन लीजिए मीनाक्षी जी, मैंने बात सुनी है। मुझे एक, जैसे मैंने हस्तक्षेप नहीं किया, मुझे भी एक चीज सुनानी है, बहुत अहम चीज है। हो सकता है कि कांग्रेस को सुनने में दिलचस्पी ना हो, परंतु मैं सुनाना चाहता हूँ कि सुनिए। नहीं, ये देखिए आप बीच में बोल रहे हैं, मुझे भी सुनाना है। चलिए ठीक है अतुल जी, आपने कोई वीडियो सुनाया था, आप कौन सा? मैं भी बाळा साहेब ठाकरे जी का एक वीडियो सुनाना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिए लोंडे जी, आप ही के लिए है, सुनिएगा। विचारू नका, आमच्या सोंडा वाकडे झाला तो। कारण काँग्रेस पक्षामध्ये एवढे हिजडे होते इतके की आता चावायचं तरी कोणाला। सगळे झुकतात त्या सोनिया गांधीच्या समोर। हिजड्यांची अवलाद जो पण या देशाचे राज्य करते आहे काँग्रेस पक्ष म्हणून। चलिए, कांग्रेस के बारे में क्या बोला था बाळा साहेब ठाकरे ने, आपको मैंने सुना दिया। और मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी कहती है सावरकर डरपोक और कायर है, ये पूछिए फारूकी मियां से, मानते इस बात को? ये कांग्रेस पार्टी कहती है हिंदुत्व आईसिस बोको हराम है, फारूकी मियां से पूछे, मानते इस बात को? ये कांग्रेस पार्टी हम पे आरोप लगा रही थी कि हमने बाबरी ढांचे को गिराया, क्या ये बात मानती है शिवसेना और कहती है गर्व से कि हमने बाबरी ढांचे को गिराया? और आखिरी में सुन लीजिए, इतनी महंगाई की चिंता है ना, तो आप पेट्रोल पे, डीजल पे वैट काटिए, विदेशी दारू पे वैट काट लिया है। और राजस्थान में, एक सेकंड, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, बीच में क्यों बोल रहे हैं ये लोग? ये क्यों बीच में बोल रहे हैं? ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं ना, एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बात रख सकते हैं हम लोग। मैं एक एक करके बात रख, ये सारे लोग ब्रेक का कॉल आ गया। मैं फिर बार बार ये कहती हूँ अतुल जी, इंतखाब जी, दर्शक समझ नहीं पाएंगे, सब एक एक करके बोले तो बेहतर तरीके से बात आती है। आपने महंगाई का विषय उठाया, आपने एक इंटरव्यू सुनाया, शहजाद ने उसके बदले दूसरा इंटरव्यू सुना दिया, मैं तीसरा इंटरव्यू सुना सकती हूँ, लेकिन आज के मुद्दे पर हम केंद्रित रहें तो बहुत अच्छा लगेगा बहस में। ब्रिजमोहन जी, आपकी बात रह गई थी, इसलिए मैं इस सेगमेंट में आप ही के पास आ रही हूँ। अब देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर निकालने के लिए कहा तो बाबरी तक की बात आ गई। अब लाउड स्पीकर हटवा देना क्या इतना बड़ा मसला हो गया? ये तो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है, ना कोई हिंदू की बात करना, कोई मुसलमान की बात करा, ना राज ठाकरे ने कहा ये कोई हिंदू मुसलमान की बात है। मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मैं कल हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत कल शुभ दिन है, कल उनकी ईद उल फितर है। तो मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से उनको अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से। साथ ही साथ मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे महाराष्ट्र के आदरणीय गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल जी को, औरंगाबाद की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, जिन्होंने कल बहुत बेहतर तरीके से शांतिपूर्वक आदरणीय राज ठाकरे साहब का जो रैली थी उसको संपादित करने में, उसको सहयोग देने में पूरी उन्होंने अपने प्रशासन की भूमिका का उपयोग किया। देखिए, जहां तक बात राज ठाकरे साहब ने जो कहा, मैं चूंकि वो कह चुके हैं और उस पर वहां की जो पुलिस है, वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस बात का मूल्यांकन कर रहा है कि उनकी जो भाषा है क्या वो एक निर्वाचित लोकप्रिय सरकार के तख्ता पलट से जुड़ा हुआ है क्या? क्योंकि इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं कि कुछ एक समूह है राजनीतिक दलों का जो बहुत ही ज्यादा कुंठा और बहुत ही ज्यादा परेशानी में इस समय जी रहे हैं महाराष्ट्र को लेकर। तो हो सकता है कि उन लोगों की तरफ से उनकी शह पर एक निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट करने की कार्रवाई चल रही हो, इस प्रकार की संभावना है। तो इस चीज को देखा जा रहा है। रैली से क्या तख्ता पलट हो जाता है? क्या हिंदुस्तान की जनता इतनी कमजोर और इतनी मूर्ख है कि तख्ता पलट हो जाएगा? मैं शायद सोचता हूं कि ऐसा नहीं है। एक तीली से ही आग लगती है, एक तीली से पूरे के पूरे खलिहान को जलाया जा सकता है। तो ये कहना राजनीति में गलत होगा कि एक बात से ऐसा हो सकता है, दूसरी बात से ऐसा नहीं हो सकता है। आप देखिए कि हिंदुस्तान में पिछले 8 साल में
विभिन्न लोगों के ऊपर राजद्रोह के मामले में केस लगाए गए, उनको पकड़ा गया, इसी नाम पे पकड़ा गया कि साहब किसी का कहीं पर बड़ी अच्छी बात आपने ब्रिजमोहन जी मुझे याद दिला दी, आपने राजद्रोह की बात कर दी। मैं तो ये कहती हूँ कि आपकी पार्टी के मुखिया तो खुद कहते हैं कि ये राजद्रोह का नाम का तो ये धारा ही खत्म कर देनी चाहिए, और आज उसी धारा के तहत रवि राणा और नवनीत राणा जेल में 1 हफ्ते से ऊपर हो गया बंद है। हम लोग बिल्कुल आदरणीय शरद पवार साहब ने इसीलिए इस बात को कहा है क्योंकि इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन जहां तक नवनीत राणा जी के मामले में है, वो तो बहुत स्पष्ट राजद्रोह का केस है। एक निर्वाचित प्रदेश के मुख्यमंत्री के निवास में कोई आदमी जाकर जबरदस्ती वहां पर एक हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहता है, जबकि उनको जेड प्लस सिक्योरिटी है। जेड प्लस सिक्योरिटी के व्यक्ति के घर में प्रवेश करने के लिए आपके लिए उसका एक प्रोटोकॉल है, और अगर देश की लॉ मेकर आदरणीय नवनीत बहन इस बात को नहीं समझती है तो उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होना चाहिए। एक अनजान आदमी गलती कर दे तो माना जा सकता है, लेकिन एक आदमी जो कानून की गहरी जानकारी रखता, खुद लॉ मेकर हो, वो ऐसी गलती करे तो उसके खिलाफ तो कड़े से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें क्या गलत है? ठीक है, शहजाद इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। नहीं, अब मुझे बोलने नहीं, मैं एक मिनट। अच्छा, एक छोटी बात रह गई, एक छोटी सी, नहीं बार-बार ऐसे नहीं, ये बात सही है 3 वर्सेस 1 है, लेकिन मैं बहुत देर बाद उनके पास गई हूँ। ब्रिजमोहन जी छोटे से मैं अपनी दूसरी बात पूरी कर दें। देखिए, दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो कहा है उनके अपने व्यक्तिगत विचार हैं और निश्चित रूप से उन्होंने अपने अनुभवों की अभिव्यक्ति की है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब 5 साल तक गृह मंत्री भी थे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी थे। क्या कारण था? ये लगातार मैं हर बार पूछ रहा हूं, ये क्या कारण था कि उस 5 साल में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं पकड़ा गया जो कि ड्रग या ड्रग के पेडलर के रूप में जाना जाता हो। तीसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं कि अभी लगातार महाराष्ट्र के मंदिरों में, इतनी सारी बातें एक साथ बोलेंगे ना तो फिर वो नहीं, आप इतनी सारी बातें बोलेंगे तो अनआंसर्ड रह जाएंगे सारे क्वेश्चन। बहुत छोटे समय शहजाद रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर मैं ब्रेक ले जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो 2 बातें उन्होंने कही, एक देवेंद्र फडणवीस को लेकर और दूसरा देशद्रोह का केस। मीनाक्षी जी, दिक्कत ये एक आंख वाले उदारवादी सेकुलरिज्म से है। अभी इन्होंने क्या कहा, मेरे मुस्लिम भाइयों को ईद की शुभकामनाएं, परंतु कल अक्षय तृतीया भी है, पर ये एनसीपी नहीं बोलती। एनसीपी कभी छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से अपना भाषण शुरू नहीं करती। ये वही एनसीपी है जो हिंदू टेरर कहती है पर इस्लामिक जिहाद कहने से कतराती है कश्मीर को, और ये वही कांग्रेस एनसीपी है जो राजस्थान में 144 लगाती है रामनवमी की यात्रा पर, अलवर में, अजमेर में, परंतु जुमा, अलविदा जुमा की नमाज सड़कों पर अता की जाती है और उस पर कोई रोक नहीं लगती। करौली का मुख्य आरोपी आज भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। छाबड़ा का मुख्य आरोपी इफ्तार पार्टी में पाया जाता है, परंतु जब जहांगीरपुरी में जब दंगाइयों को पकड़ा जाता है तब आप लोग छाती पीटना शुरू कर देते हो। पर कभी अलवर में नहीं जाते जहां पर शिव मंदिर को ध्वस्त करने का महापाप कांग्रेस पार्टी करती है। यही एक आंख वाली सेकुलरिज्म है, यही एक आंख वाली आपकी उदारता है, और इसी के खिलाफ हम आपको बोलते हैं कि बताइए 5 मस्जिद बताइए जहां पर आपने कार्रवाई की हो, इनके पास जवाब नहीं है। पर दुख की बात यह है, देखिए मीनाक्षी जी, मैंने इनके बीच में नहीं बोला, मैंने इनके बीच में नहीं बोला, इनका तो कोई भरोसा नहीं, इनका तो कोई भरोसा नहीं है। अरे एक चलिए, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। अरे सुनिए ना, इस प्रकार से डिबेट नहीं होती। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव इस प्रकार से डिबेट नहीं होती, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव इस प्रकार से डिबेट नहीं होती। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। देखिए मीनाक्षी जी, आपको रोकना पड़ेगा, मेरी आवाज जनता तक नहीं पहुंच पाएगी। ये इनका भोंगा चल रहा है, सेकुलरिज्म का ढोंगी भोंगा। मैं इनको बोलिए बीच में ना बोले। ये घुसपैठ और अतिक्रमण की राजनीति का हम जवाब देते हैं और देते रहेंगे। सुन लीजिए मेरा सवाल है, मेरा एक ही सवाल है। देखिए ये शोर मचाते रहेंगे, इनको बड़ी आदत है, ये 5 बार शोर मचाने के आदी है। नहीं, मुझे एक बात सवाल दर्शक नहीं समझ पाएंगे ब्रिजमोहन जी। ये तरीका कतई सही नहीं है। मैं इनके बीच में बोल के इनकी सारी बातों को बर्बाद कर सकता हूं। मुझे मौका चाहिए एक सवाल पूछने का, और ये सरकार है, मुझे मौका नहीं, चुप तो कराइए। वो नहीं चुप होने वाले हैं। नहीं, चुप नहीं होंगे, कैसे नहीं होंगे, चुप होना पड़ेगा, चुप होना पड़ेगा। ये सेकुलरिज्म, एक सेकंड में आपको बता दूं मीनाक्षी जी, ये वोट बैंक का शोर नहीं चलेगा, ये सेकुलरिज्म का जोर चलेगा। कान खोलकर सुन लो। और दूसरी बात, मुझे आप सवाल पूछने दीजिए। नहीं, ये तरीका गलत नहीं, मैं किसी को बोलने नहीं दूंगा, फिर मैं भी दुम्पट आवाज के साथ बोलूंगा इनके बीच में और किसी को बोलने नहीं दूंगा। मैं भी इनको बोल रहा हूं कि अगर ये मुझे नहीं बोलने देंगे तो मैं भी इनसे ज्यादा तेज बोलूंगा और लगातार बोलूंगा। तीनों में से एक को नहीं बोलने दूंगा, मैं तीनों में से एक को नहीं बोलने दूंगा।
ये बहुत हो गया हिंदुओं को ठीक है, टेक इट फॉर ठीक है, ग्रांटेड लेने का। ठीक है। हिंदुओं शहजाद को अपना टेक इट सवाल- फॉर ग्रांटेड लेने का बहुत हो गया। क्या हिंदुओं को मैं यहीं से मुझे एक सवाल पूछते हैं, इनको बोलिए शांत रहे। मेरा सवाल है, अरे मैं माफी नहीं मांगता आप जैसे लोगों से, छोड़िए। अब मैं आप सवाल पूछता हूं, मेरा सवाल है शिवसेना से, कांग्रेस से और एनसीपी से, तीनों बताए बाबरी ढांचा गिरने का गर्व है या शर्म है? शिवसेना से शुरुआत की जाए, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने आपने कहा ऐसा मुझे सवाल शर्म पूछ नहीं लिया है गर्व है। शहजाद, आपने ऐसा सवाल पूछ लिया है देखिए, जिससे गलत अगर बात है, इंतखाब गलत है, नहीं बोलने जवाब नहीं दे देना। पा रहे हैं, अगर इंतखाब नहीं जवाब दे पा रहे हैं, तो इसमें एनसीपी और कांग्रेस क्यों जवाब नहीं, देगी? नहीं, आप तो बहुत कमाल जरूरी सवाल- है। वो चलिए मैं इंतखाब मैं जी फिर से से एक बार पूछूंगी, एक पूछ रहा छोटा सा हूं, ब्रेक। शिवसेना, चलिए। एनसीपी, कांग्रेस को क्या गर्व है बाबरी के गिराए जाने का या नहीं है? ठीक है, तीनों मिलकर बोले। ठीक है। एमएनएस नेता चित्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चित्रे जी, आखिर शिवसेना में बदला क्या है? ऐसा क्या बदल गया? अब देखिए, एक दो सवाल थे कि कितने लाउड स्पीकर उतारे गए, उस पर कोई सच डिटेल मिली नहीं शिवसेना से। बार बार पूछा, शहजाद ने पूछा, मैंने पूछा कि भाई वो जो ढांचा भी गिराया गया उसको लेकर उनका स्टैंड क्या है, उस पर भी फारूकी जी जवाब नहीं दे पाए। बदला क्या है शिवसेना में? देखिए, जवाब शिवसेना में बदला ये है कि अभी शिवसेना बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं रही है। शिवसेना के हाथ में अभी धनुष्यबाण नहीं है, तो हाथ में घड़ी है। और अभी वो जो घड़ी है ना, वो घड़ी के हिसाब से शिवसेना चलती है। तो शिवसेना में अभी वो पहले जैसी बात ही नहीं रही। और जहां नहीं, तक लेकिन अखिल जी, समय के हिसाब से तो चलना पड़ता है। अब समय के हिसाब से नहीं चलेंगे तो फिर सरकार कैसे चलेगी? आप कमाल बात कर रहे हैं। तो बाला साहब ठाकरे के जो कोई विचार थे, वो शिवसेना फिर बार बार हर इलेक्शन के बाद नहीं लेके आए कि हम बाला साहब ठाकरे के विचारों पे चलते हैं, बाला साहब ठाकरे को देख के शिवसेना को मतदान किया जाए। क्योंकि बाला साहब ठाकरे का अभी मैंने 2 वीडियो सुने, लेकिन एक वीडियो है जिसमें बाला साहब ठाकरे ने यह कहा है कि किसी दिन अगर शिवसेना कांग्रेस के साथ हाथ मिलाएगी तो उस दिन मैं शिवसेना पार्टी बंद कर दूंगा, शिवसेना को ताला लगा दूंगा, लेकिन ये कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस देश को कांग्रेस ने बर्बाद किया है। तो अगर सम्माननीय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के ये विचार अगर आज की शिवसेना को मान्य नहीं है, तो शिवसेना को बाला साहब ठाकरे का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है, और उस नाम के आधार पर राजनीति करने का कोई भी उनको हक नहीं है। इंतखाब कुछ देर पहले ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये कहा। देखिए, शिवसेना जो है, एक मिनट छोटा सा कांग्रेस पर भी वो बोल रहे हैं। क्या कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या कहा? भूमिका बदली कि राज साहब ने किसी को कुछ लफंगा कहा, ये सब वो याद दिला रहे हैं। तो मैं उन्हें एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस के बारे में क्या क्या कहा गया है, कांग्रेस के बारे में शिवसेना ने क्या क्या कहा है 2019 में, वो पहले वो याद करे। और उसके बारे में लोंडे जी क्या कहना चाहते हैं ना, वो पहले वो बताए कि कांग्रेस को किस प्रकार से शिवसेना के हर नेता। अरे सर, 2019 से 2022 आ गया, बहुत कुछ बदल गया। इंतखाब जी इस पर बोलना चाह रहे हैं। देखिए, मैं आपको बोलना चाहूंगा, शिवसेना वही है, वही हिंदुत्ववादी शिवसेना है, और कट्टर और असली हिंदुत्व वाली जो पार्टी है वो शिवसेना वही बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ही है, ठीक है ना। और जो एकदम पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे खरी अगर हिंदुत्व की कोई पार्टी है तो वो शिवसेना, और आज भी सम्मानीय कांग्रेस वाले भी हंस रहे हैं, पार्टी को लेकर आगे चल रहे, सबको लेकर चल रहे, सबका सम्मान करते, सबका रिस्पेक्ट करते, और देश को महाराष्ट्र आज जो इतनी उन्नति पे है तो ये सिर्फ और सिर्फ सामान्य उद्धव ठाकरे साहब की वजह से है, समझ गए ना। और अगर जो लोग चाहते कि हिंदुस्तान में आग लगाओ, हिंदुस्तान को बिगाड़ो, हिंदुस्तान के जो इकोनॉमी है उसको बिगाड़ दो, गरीब जो बेचारे परेशान है उनके बारे में मत सोचो, तो ये सिर्फ और सिर्फ वही चीजों की बातें कर रही है लोग। ये लोग बिल्कुल भी कभी इन चीजों की बात नहीं करते कि देश को आगे बढ़ाया जाए, देश को किस तरीके से आगे लेके जाए, इकोनॉमी की बात किया जाए, उसकी बात नहीं है। सिर्फ 5 बार बजने से देश आगे बढ़ रहा है, महंगाई कम हो रही है, बेरोजगारी मिट रही है। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा शिवसेना वही है। एक सवाल मीनाक्षी जी, 10 सेकंड लगेगा, लेकिन 10 सेकंड से 11 सेकंड नहीं होगा, ये वैसे भी 10 सेकंड में ही एक्सपोज होने वाले लोग हैं। सुन लीजिए, ये इन्होंने कहा शिवसेना वही है बाला साहब वाली। अच्छा, मुझे बताइए इंतखाब जी, सावरकर महान है ना? अब पूछिए लोंडे जी से, सावरकर को महान मानते हैं क्या? 11 सेकंड नहीं हुए, 10 सेकंड में मैं पूछ रहा हूं, ये लोंडे जी बताए सावरकर जी वीर है, महान है? चलिए अतुल जी। हाँ मीनाक्षी जी, मैं चाहता हूं कि शहजाद बीच में बोले नहीं। चलिए, ये गारंटी आप एक दूसरे, ये गारंटी दोनों एक दूसरे को दे दे तो मेरे लिए सबसे वीर सावरकर महान थे या नहीं थे? चलिए, अरे सुनना शहजाद,
हाँ। मैं ऐसा है बोलो ना लोंडे जी। सुनो ना शहजाद जी। अरे ठीक ठीक कशाला तुमची जीव असं कशाला हकलाती आहे? अरे वीर सावरकरच्या विषयी बोलायला तुम्हाला कळत नाही का? मीनाक्षी जी अरे मराठी नहीं, चलो हिंदी में आप दोनों बात कर लो, आप दोनों बात नहीं अतुल क्योंकि जी आपको उनको आपका समझना है। आपकी बारी है, प्लीज आप बोले। चलिए सावरकर जी महान है, बोलो वीर सावरकर है। सुनो वीर सावरकर है कि नहीं है? मीनाक्षी जी प्लीज, आपको अतुल जी। ब्रजमन जी को और चित्रे जी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शहजाद जी आपको क्या दूं मैं, अक्षय तृतीया की शुभकामना दूं या ईद की शुभकामनाएं? मुझे किसी की शुभकामनाएं मत दो, मुझे बताओ देश कैसे चला रहे हो, कौन से कानून के आधार पर चला रहे हो वो बताओ। आपकी समस्या यही है कि आप समझ नहीं पाए कि हमारे लिए मुस्लिम होना पहले नहीं, भारतीय होना पहले है, हमारे लिए संविधान पहले है। लोंडे जी आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। वीर सावरकर का जवाब नहीं दे पाते और ये फारूकी बैठे हैं कहते हैं शिवसेना बदली नहीं है। अरे शिवसेना बदली नहीं है। ठीक है। अरे मैं कह रही हूँ अतुल जी शहजाद जी, देखिए अतुल जी, ये ईद भी मेरे देश की है, ये अक्षय तृतीया भी मेरे देश की है, ये दिवाली भी मेरे देश की है। ईद की दी, अक्षय तृतीया की नहीं दी। आप केवल हिंदू टेरर बोलते हैं, कभी इस्लामिक टेरर बोलने की औकात नहीं है आपकी। और मैं पूछता हूं आपको वीर सावरकर है या नहीं है? मैं पूछता हूं इंतखाब जी से और पूछता हूं कांग्रेस के नेता से। प्लीज स्क्रीन पे इंतखाब जी को ले आए, अतुल जी को ले आए, शहजाद को ले आए। प्लीज अतुल जी आप अपनी बात रख दें। अरे जवाब भी तो दीजिए। चलिए ब्रिजमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ब्रिजमोहन जी। शहजाद भाई सिर्फ एक बात बता दीजिए। हाँ ब्रिजमोहन जी मैं शहजाद भाई से पूछ रहा हूँ, ध्रुव राठी को जो आपने अपने इंटरव्यू दिए थे इसका चेला उस समय कहाँ से आप लोग लेकर आ रहे हैं? वीर सावरकर पे अपनी तीनों की भूमिका बता दो ना। अरे मैं आपकी अदालत का इंटरव्यू चलवा दूं। ब्रिजमोहन जी मैं आपकी अदालत का इंटरव्यू चलवा दूं। रजत जी ने जब बाला साहेब ठाकरे से बाबरी मस्जिद विध्वंस के बारे में पूछा था तब बाला साहेब ठाकरे ने क्या बोला था? अब जब ये दूसरों की पुरानी बातों को याद दिला रहे हैं। नहीं मुझे नहीं चर्चा करनी, मुझे किसी भी ABCXYZ के दूसरे चैनल पे देकर इंटरव्यू की कोई चर्चा ही नहीं करनी। मैं आपसे ये कह रही हूँ ध्रुव राठी को जो इंटरव्यू। अरे कौन है ये ध्रुव राठी भाई? कौन है ये कौन है? किसका भी नाम ले रहे हो? इंडिया टीवी के पैनल पर बैठे। चलिए कुछ तो सम्मानजनक हम एक बार फिर से मुद्दे पर आ रहे हैं। प्लीज ब्रिजमोहन जी हम फिर से मुद्दे पर आ रहे हैं। क्या राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे गिरफ्तार करवाएंगे? सवाल मूल ये है। मानने लगे अरे अतुल जी ब्रिजमोहन जी आपके साथी हैं। अतुल जी ब्रिजमोहन जी आपके साथी, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बोल रहे हैं। उस समय आपने अपने खुद के इंटरव्यू में ये कहा कि जो अयोध्या में हुआ है मैं उसकी निंदा करता हूं। चलिए आपने उसको मैं एक बात बोलूं। निंदा शिवसेना ने एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी कहा, बाला साहेब ने एनसीपी को पार्टी ऑफ स्काउंड्रल्स कहा। आप मानते हैं क्या? और कांग्रेस के बारे में क्या विवेचना की आदरणीय स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे ने? मैं बोलना नहीं चाहता, पर मेरा सवाल फिर से एक बार वही है मीनाक्षी जी, तीनों को साथ में ले आइए और तीनों को वीर सावरकर हिंदुत्व के सबसे बड़े पुरोधा के बारे में सवाल पूछ लीजिए। प्लीज एक करके अतुल जी, पहले अतुल जी आप बोले। ब्रिजमोहन जी आप ही के साथ ही अतुल जी, कांग्रेस पार्टी के साथ आप गठबंधन में है ना? क्या चीज अतुल जी और क्या चीज गलत है आपको खुद को नहीं मालूम? ठीक अतुल जी। वीर सावरकर महान है या नहीं है? ठीक अतुल जी प्लीज आप बताइए आपने ध्रुव राठी के इंटरव्यू में क्या कहा? अरे मेरे ध्रुव राठी का इंटरव्यू बाद में चर्चा कर लेंगे, आज की चलिए अब एक इंटरव्यू आपके लिए मैं प्ले कर रही हूँ। आप सभी मेहमानों के लिए एक इंटरव्यू अब मैं आपकी अदालत का प्ले कर रही हूँ। इंतखाब जी स्पेशली फॉर यू प्लीज। ये जो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया, ये कानून मानकर गिराया गया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। सुप्रीम कोर्ट छोड़ दीजिए, वो कोर्ट नहीं मानता। उन्होंने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था वो न्यू कंस्ट्रक्शन में होना होगा। तो हमने ठीक है, कंस्ट्रक्शन कहाँ गया? उधर कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ। अभी क्या चाहिए? हमेशा वकील लोग कहते भाई इंटरप्रिटेशन ये होता है, तो हमारे भी इंटरप्रिटेशन ये है कि हमने कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया, हमने डिस्ट्रक्शन किया। अब इनसे पूछिए इंतखाब जी है कि नहीं है? हाँ ये बोले उस दिन उन्होंने जो बोला था। नहीं सर मैं स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी की इज्जत करते हुए इस इंटरव्यू का वो हिस्सा हमने चलाया। ये काफी पुराना इंटरव्यू है और बाला साहेब ठाकरे जब तक राजनीति करते रहे उनका स्टैंड वही रहा, उनका स्टैंड कभी नहीं बदला। ये बात तो इंतखाब जी भी मानेंगे। चलिए इंतखाब। हम सारे शिवसैनिक जो है वो सम्मान करते हैं बाला साहब ठाकरे का, ठीक है। और उन्होंने जो स्टेप लिया था बाबरी मस्जिद के लिए,
ठीक है, मस्जिद, सारे मुसलमान जितने भी मस्जिद हैं या ढांचा, मस्जिद या ढांचा, ये ऑफिशियल स्टैंड है शिवसेना का, उसको बाबरी मस्जिद बोलना ये आपका ऑफिशियल स्टैंड है। सुन लीजिए, ये सुन लीजिए, बाला साहेब ठाकरे जी की पार्टी विवादित ढांचे को मस्जिद बता रही है। ये तो संक्रमण कांग्रेस एनसीपी का ऐसा छा गया आप पे। बात नहीं करूंगा, ये बीच बीच में बात करेंगे तो मैं सुन रही हूँ, इंतखाब में आपको सुन रही हूँ, बोले। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, जब सबने एक्सेप्ट कर लिया कि वो हमारे राम जी का जन्मस्थल है अयोध्या, जो भी बीच में फसाद हुए, झगड़े हुए, जो भी हुआ, दंगे हुए, गरीब मारे गए, उसके बाद में सबने एक निर्णय लिया कि नहीं, अब जो भी कोर्ट का निर्णय आएगा, जो भी कोर्ट का फैसला होगा, उसका सब सम्मान करेंगे, मुसलमान भी, हिंदू भाई भी, हर कोई मिलकर उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद में जब वहां पर फैसला आया, हम सबने एग्री किए, सबने एक्सेप्ट किया कि ठीक है भाई ये फैसला रहेगा, हम सब आगे बढ़े। उसके बाद किसी ने उसका बाबरी ढांचा गिरने का गर्व है या नहीं है? हाँ या ना बोलो ना, ये भूमिका बांधना बंद करो, और एक चीज को भूमिका बांधना बंद करो। बाबरी ढांचा गिरने का गर्व है, क्या बोला था? फिर से देश को ये बताओ ना, ये तीनों ऑर्केस्ट्रा वाले एक साथ बचते हैं, तीनों का भोंगा एक साथ ऑर्केस्ट्रा में बचता है। सवाल पूछा है, उसके बाद आप कोई प्रश्न, अरे एनसीपी क्यों जवाब दे रही? शिवसेना को बोलने का अधिकार तो दे दो अपने गठबंधन में। ब्रिजमोहन जी देखिए, बोलेंगे उनके लिए। ब्रिजमोहन जी, मैं एक बार सब लोगों के ऑडियो डाउन करें, एक बार सबका ऑडियो डाउन करें। ब्रिजमोहन जी, अतुल जी और इंतखाब जी, अतुल जी तो बड़े शांति से सुन रहे हैं ये बात, और चित्रे जी भी। लेकिन मैं एक बात आपको बोलती हूँ, मैं फिर ये कहती हूँ कि आप बीते इंटरव्यूज में जाएंगे तो ऐसे बहुत से बयानात हम भी निकालकर दर्शकों के सामने रख सकते हैं। एम्बैरेसमेंट पॉलिटिकल पार्टीज को होगी, एम्बैरेसमेंट पॉलिटिकल पार्टीज को होगी, पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ताओं को होगी, और मैं किसी के लिए एम्बैरेसमेंट यहां पर बनाना नहीं चाहती। मैं एक सीधी सी बात आपसे पूछ रही हूं कि राज ठाकरे के ऊपर ये जो एक्शन का एक जो ये भूमिका रची जा रही है, क्या वाकई में ये भूमिका भर है या फिर ये एक पॉलिटिकल पैंतरेबाजी है? ब्रिजमोहन जी अब जवाब दीजिएगा, नो मोर हिस्ट्री नाउ। मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, ये जो सारा मामला है, ये पूरी तौर से इसके पीछे राजनीति है। सामने से कोई कुछ भी कहे, जैसे फिर मैं पूछता हूं, एमएनएस के आदरणीय साथी यहां बैठे हैं, कल की जो रैली थी वो रैली थी क्यों? क्या वो धार्मिक थी, क्या वो सामाजिक थी, और क्या वो राजनीतिक थी? अभी तक इसका जवाब नहीं आया। अगर वो सामाजिक रैली है तो समाज के लिए अच्छे मुद्दे उठाना बहुत अच्छा लगता है, सबको उठाना चाहिए, लेकिन इसके पीछे भी एक चीज है, जब आदमी राजनीति में, मेरा अनुभव है, जब आदमी राजनीति में पूरी तौर से फेल हो जाता है, जब उसको लगता है मैं राजनीति में कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो वो समाज सेवा की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। तो क्या आदरणीय राज ठाकरे साहब अब समाज सेवा की तरफ डाइवर्ट हो गए? और यदि डाइवर्ट हो गए, समाज का काम करें, और हर समाज के उत्थान के लिए तो हर व्यक्ति की जरूरत है, इसमें गलत क्या है? अच्छा, लेकिन ब्रिजमोहन जी, राज ठाकरे ने कहा था कि ये लाउड स्पीकर का मुद्दा किसी एक धर्म विशेष का मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा ही है। लेकिन अखिल चित्रे जी, आप मीनाक्षी जी सिर्फ एक मिनट मेरे को जवाब देने दीजिए। महाराष्ट्र में जब ये सारे मुद्दे आ रहे थे, उसके पहले से ही सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। कुल मिला के पूरे महाराष्ट्र में 3000 ऐसे लाउड स्पीकर लगे हुए थे धार्मिक स्थलों पर जिन्होंने कि अपने आप को रेगुलराइज नहीं किया था। उसमें मस्जिद में थे 1766, मंदिर में थे 1029, चर्च में थे 84, गुरुद्वारे में 32 और बौद्ध विहार में 39। उन सबों को यह कहा गया कि आप जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके अनुरूप आपको अपनी आवाज को कम रखना है। यदि आप इसके लिए तैयार हैं तो आप उसकी परमिशन ले लीजिए विधिवत तरीके से, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया है उसके अनुरूप। में आज महाराष्ट्र में 97% जगह पर, जो भी धार्मिक स्थलों पे ही नहीं, किसी भी पब्लिक देखिए, ये तो स्वागत योग्य है ब्रिजमोहन जी, अगर वाकई में ऐसा हो रहा है महाराष्ट्र में, ये स्वागत योग्य है। लेकिन जब भी कानून, देखिए राजनीति का मौका भी पॉलिटिकल पार्टीज को तभी मिलता है जब कहीं ना कहीं लूप होल होता है। बहुत छोटे से में चित्रे जी बड़े बहुत धैर्य के साथ सुन रहे हैं। देखिए, अब ये बीच में ना बोले, क्योंकि बार बार जब मैं बोलता हूँ ये तीनों बीच में बोलते थे, सबकी आवाज को कम करवाइए ताकि जनता को सुनाई। बहुत छोटे से, पर ये 15 मिनट तो मुझे बीच में रोकते हैं। सुनिए, सावरकर जी पर तो सवाल नहीं दे पाए, इनके पार्टी के लोगों ने कहा सार्वजनिक जगह पर हनुमान चालीसा नहीं हो सकती, उस पर केस लगा दिया। अब बोलिए एक बार कि सार्वजनिक जगह पर नमाज अता नहीं हो सकती।
तीनों मिलकर बोले। अतुल जी चलिए, अतुल तीनों जी मिलकर बोले। अतुल जी, जयपुर में क्या हुआ, अलविदा नमाज के बारे में सबने देखा है। अतुल जी इस पर तो आप मानेंगे ना कि सड़क की बजाय कि नमाज पढ़ने अरे के लिए आप अपने सरकार का जवाब दीजिए ना। सब जगह मैं आपके पास नहीं आ रही हूँ। अतुल जी की आवाज आई, केवल अतुल जी की आवाज आई। अतुल जी खरगोन में नहीं देखा क्या हुआ, खरगोन में नहीं देखा बुलडोजर मेरा कहाँ समय चला। जा रहा है, मेरा समय खत्म हो रहा है। अतुल जी प्लीज, सार्वजनिक जगह पे नमाज और लाउड स्पीकर कंट्रोल्ड वॉल्यूम। नहीं, सार्वजनिक जगह पर क्यों नमाज होगी? मैं अपेक्षा करता हूँ शहजाद जी से मैं अपेक्षा करता हूँ, ब्रजमोहन जी से भी अपेक्षा करता हूँ कि बीच में न बोले। और अगर आपको मीनाक्षी जी सिर्फ शहजाद जी के साथ डिबेट करनी है तो आप दोनों कर लो, हम सुन लेते हैं। मैंने इतने क्रिस्टल क्लियर पारदर्शी तरीके से मैं डिबेट चला रही हूँ, आपके साथ ही आपके साथ बोलने लगते हैं। मैं क्या करूँ उसमें, मैं किसको म्यूट कर दूं? अतुल जी आप केवल अपनी बात रखें। हाँ, अभी ऐसा है कि शहजाद भाई को हिंदुस्तान समझा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और महाराष्ट्र में रह के भी जिसके घर के बाहर अभी बंधे हुए उसी की बात कर रहे वो। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, पंडाल जो है रोड पे डाले जाते हैं। हिंदुओं का कैसा नुकसान कर रहे हैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे दुर्गा उत्सव होता है, सरस्वती पूजा होती है और बहुत सारे उत्सव, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हम लोग करते हैं, बुद्ध जयंती होती है, अंबेडकर जयंती होती है। और ये सारे उत्सव जो है, ये सारे उत्सव पंडाल रास्ते पे डाले जाते हैं, बड़े बड़े झांकियां निकलती है, बड़े बड़े पूजा अर्चा जो होती है उसको नुकसान पहुंचा रहे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हिंदू महासभा ने कल ऑब्जेक्शन उठाया। पहली बात। अब दूसरी बात, हनुमान चालीसा पर केस लगा, वैसे सार्वजनिक नमाज को आता करेगा केस लगेगा। हाँ ना बोलो ना प्लीज, अतुल जी को बोलने दें। शहजाद प्लीज। हाँ, अभी दूसरी बात, इन्होंने सावरकर जी की बात की। ये वही सावरकर है जिन्होंने 1936 के बनारस के अधिवेशन में सबसे पहले बार ये दो देश है हिंदू और मुसलमान के, ये टू नेशन थ्योरी उन्होंने पहले रखी थी। जिस मुस्लिम लीग ने 1940 के लाहौर के अधिवेशन में पाकिस्तान का ठहराव रखा था, जो फजलुल हक ने रखा था, उसी के साथ जाके हिंदू महासभा, इनके आइडियोलॉग श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्होंने जाके सरकार बनाई थी, सिंध में बनाई थी, पंजाब में बनाई थी और बंगाल में बनाई थी। यही जो सावरकर है, जो आजाद हिंद सेना बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने, उसके खिलाफ भर्ती होकर उसके खिलाफ लड़ने के लिए और अंग्रेजों का साथ देने के लिए हिंदुस्तान के लोगों को अपील कर रहे थे। यही भी 1942 की जो डू और डाई मूवमेंट चल रही थी, उसी वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लेटर लिखा था तब के गवर्नर जनरल को और कहा था कि ये जो कांग्रेसी गुंडे हैं, ये जो रानी के साम्राज्य के खिलाफ खड़े हैं, उनको सीधा करने का मुझे मौका दो, मैं इन्हें सीधा करता हूं। तो अगर इनको ये बात लगती है कि ये सारी बातें सही है तो ये बता दे ये सही बात है। सावरकर का अपमान हो रहा है, ये फारूकी सुन रहे हैं, ये फारूकी सुन रहे हैं। सावरकर जी का अपमान हो रहा है। और लोंडे जी सुन लीजिए एक सेकंड। लोंडे जी, इंदिरा गांधी ने सावरकर को महान माना था, उन्होंने पत्र लिखा था, पोस्टेज स्टैम्प डिक्लेयर किया था। आपकी सरकार थी तब वीर सावरकर वीर लगा था आपकी टेक्स्ट बुक में। आपको इतना भी इतिहास का ज्ञान नहीं है, परंतु शर्म आनी चाहिए ये फारूकी को कि सुन रहे हैं सावरकर जी का अपमान, उनके मुंह के सामने अपमान हो रहा है। अब ये टू नेशन थ्योरी किसने पहले गेम में डाली और फिर किसके रहते हुए वो टू नेशन थ्योरी सक्सेसफुल हो गई, वो जिन्ना हो या जवाहरलाल नेहरू हो। मैं एक बार फिर कहती हूं, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहती, इतिहास की पढ़ते खोलेंगे तो सब एक्सपोज होंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए मुकाबला में बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद, इंतखाब, ब्रिजमोहन, अतुल और अखिल, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी को समय देने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।